आज हम शोषण में नया एक टॉपिक पढ़ेंगे, पायरुविक एसिड का वायु ऑक्सीकरण। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ा था। अब मैंने कहा ग्लाइकोलाइसिस ऐसी प्रोसेस है जो आपके पास में वायवीय और अवायवीय दोनों ही शोषण में सेम टू सेम प्रोसेस होता है। तो एकमात्र कॉमन पथ जो था वो ग्लाइकोलाइसिस था। कहाँ संपन्न हुआ था? साइटोप्लाज्म में। मैंने कहा इसमें क्या हुआ था? मैंने कहा ग्लूकोज का लाइसिस हुआ था, ग्लूकोज का विघटन हुआ था और क्या बना? पायरुविक एसिड के दोनों। इस प्रक्रिया में आपके पास में 2NADH2 का निर्माण होता है और साथ ही 4 ATP भी बनते हैं, परंतु 2 ATP खर्च हो जाते हैं, इसलिए केवल 2 ATP प्लस आपके पास में 2NADH2 का लाभ होता है। 2NADH2 ETS साइकिल में प्रवेश करते हैं, तो वहां जाकर आपके पास में क्या देते हैं? 6 ATP का निर्माण करते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस में मैंने ATP सारांश में बताया कि 8 ATP का क्या हो गया है? जनरेट हो गए या निर्माण हो गया है इनडायरेक्टली रूप से। अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्टली कितने बने, तो 2 ATP का लाभ होता है केवल, ठीक है, जो शुद्ध लाभ कहलाएगा। अब देखते हैं, अगर बाय द वे पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिल जाती है, देखो ऑक्सीजन नहीं मिली तो मैंने कल बताया था आपके पास क्या होगा कि अवायवीय शोषण होगा और वहां पर एथिल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और वो कहलाएगा अनोक्सिक शोषण। अब मैंने कहा अगर बाय द वे पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिलती है तो फिर ये पायरुविक एसिड प्रवेश करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां पर उसका क्या होगा? वायवीय ऑक्सीकरण होगा। और ये प्रोसेस 2 चरणों में कंप्लीट होती है। सबसे पहले क्या होता है कि फर्स्ट में क्या होगा आपके पास में एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण। क्या होगा? एसिटाइल कोएंजाइम A का निर्माण। तो सबसे पहले क्या होगा? एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण होगा, ठीक। अब एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण का भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये कहाँ होता है, इस प्रोसेस को पूरा का पूरा हम समझेंगे। सबसे पहले इसके अदर नेम है, जैसे एक नाम आता है इसका गेट वे रिएक्शन। क्या है? गेट वे रिएक्शन। साथ में मैं कहूंगा लिंक रिएक्शन। क्या है? लिंक रिएक्शन। तो यहाँ पे इसको लिंक या योजक रिएक्शन भी बोल सकते हैं या अभिक्रिया कह सकता हूं मैं इसको, रिएक्शन को अभिक्रिया। तो योजक अभिक्रिया बोल रहे हैं या लिंक रिएक्शन। इसका मतलब लिंक रिएक्शन इसलिए कह रहे हैं कि ये प्रोसेस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस को किससे जोड़ता है? क्रेब्स साइकिल। क्योंकि एसिटाइल को एंजाइम का निर्माण हुआ उसके बाद में क्या होता है? क्रेब्स चक्र संपन्न होगा। तो क्रेब्स चक्र और ग्लाइकोलाइसिस को जोड़ने वाली योजक कड़ी कौन है? एसिटाइल को एंजाइम है। तो पायरुविक एसिड से यहाँ पर क्या बनेगा? एसिटाइल को एंजाइम का निर्माण होगा। अब आगे देखते हैं ये साइट क्या है इसकी, कहां संपन्न होता है ये प्रोसेस। तो मैंने कल जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था उस टाइम पे बताया था कि प्रोसेस कहां संपन्न होता है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। तो ये कहां होता है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। तो यहां पे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में कंप्लीट होती है। मैंने कहा इसमें क्या होगा? प्रोसेस में आपके पास में पायरुविक एसिड था ना, ये पायरुविक एसिड आपके पास में कार्बन याद रखने हैं। कार्बन कितने थे इसके? 3 कार्बन वाला था। पायरुविक एसिड के कल 2 अणु बने 3-3 कार्बन के, ठीक। फिर मैंने कहा इससे क्या बनना है यहाँ पे? तो मैंने कहा यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा। इससे क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम A। और ये कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का। इसका मतलब इस प्रोसेस में ये होगा कि पायरुविक एसिड से भी कार्बोक्सिलीकरण होगा और क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम A। और ये एसिटाइल कोएंजाइम A आगे किसमें भाग लेगा? क्रेब्स साइकिल में भाग लेता है। तो मैंने कहा एसिटाइल कोएंजाइम ऐसा कंटेन है जो ग्लाइकोलाइसिस को किससे जोड़ता है? क्रेब्स साइकिल से। परंतु ये सब पॉसिबल कब है? जब यहाँ पर वायवीय ऑक्सीकरण होगा और पायरुविक एसिड किसमें प्रवेश करता है? आपके पास में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में प्रवेश करता है। उसके बाद ये लिंक रिएक्शन संपन्न होती है। अब देखो डिटेल में पढ़ते हैं कि आपके पास में ये पायरुविक एसिड था। क्या था? पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल के 2 अणु थे आपके पास में, ठीक। कितने कार्बन का था? 3 कार्बन का। मैंने कहा यहां पर कंप्लीट होता है, इससे बनता है आपके पास में एसिटाइल
कोएंजाइम ए कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का। आप देखो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे CO2 मुक्त हो रही है। क्या हो रही है? CO2 मुक्त हो रही है, क्योंकि 2 कार्बन का ये है और ये 3 कार्बन का, इसका मतलब CO2 मुक्त हुई ना, तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि प्लस CO2 कर देते हैं, यहाँ पर बन जाता है एक CO2 कंटेंट। ठीक, अब मैं कहूंगा कि ये अभिक्रिया किन किन की उपस्थिति में संपन्न हो रही है, या इस अभिक्रिया को कंप्लीट होने के लिए क्या क्या भाग लेते हैं? तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स भाग लेते हैं। क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स भाग लेते हैं, और उसमें सबसे पहले आता है थायमिन पायरोफॉस्फेट। क्या भाग लेता है? थायमिन पायरोफॉस्फेट। तो एक तो थायमिन पायरोफॉस्फेट, एक लेगा मैग्नीशियम Mg+2 भाग लेगा, और साथ में लेगा भाग विटामिन B1 भाग लेता है। क्या लेता है? विटामिन B1, और साथ में पायरुवेट बी कार्बोक्सिलेट। तो ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, तो यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम भी भाग लेता है, और साथ में भाग लेता है बी कार्बोक्सिलेज। क्या लिखेगा? कार्बोक्सिलेज। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेज एंजाइम भाग ले रहा है, और साथ में डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और मैंने कहा इस क्रिया में एक और चीज भाग लेती है NAD+। तो देखो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बना आपके पास में। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें क्या है? थायमिन पायरोफॉस्फेट, मैग्नीशियम +2 है, और साथ में विटामिन B1 कॉम्प्लेक्स भाग लेता है, और NAD+ से अपचयनकारी शक्ति के रूप में भाग लेगा। CO2 को बाहर निकालने वाला जो एंजाइम है वो बी कार्बोक्सिलेज है, जो CO2 को आउट कर देगा। अब देखो मैंने कहा कि ये NAD यहाँ पर जो भाग लेता है, ये क्या है? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ पे किसका निर्माण करेगा? NADH2 का। किसका निर्माण करेगा? NADH2 का निर्माण कर लेता है। अब देखो वो प्रोसेस कंप्लीट, परंतु अपन ने किसके हिसाब से पढ़ा? एक पायरुवेट एसिड है, जबकि ग्लाइकोलाइसिस में जो बना था पायरुवेट एसिड कितने थे? 2 अणु थे। अणु कितने थे? 2 अणु आपके पास पायरुवेट एसिड के। अब यहाँ पे 2 अणु इसके लिए, तो एसिटाइल कोएंजाइम में कितने अणु बनेंगे? 2 अणु बनेंगे ना। तो ये 2 अणु क्या बने? एसिटाइल कोएंजाइम ए के। फिर मैंने कहा CO2 भी कितनी बार निकलेगी? 2 CO2 बाहर निकलेगी, और साथ में बनेंगे आपके पास में 2NADH2। क्या बनेगा? 2NADH2 बनेगा। तो इस प्रोसेस में आपके पास में एनर्जी का निर्माण हुआ, और साथ में आपके पास में जो पायरुवेट एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन को आपके पास में बाहर नहीं, वहां से मैट्रिक्स में नहीं जा पा रहा था, अब एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण हो गया है, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए आपके पास में मैट्रिक्स में पहुंच जाएगा। तो एक तो CO2 बाहर निकल गई, तो पहली बार यहाँ पे CO2 बाहर निकली है। पहली बार शोषण के प्रोसेस में क्या हुआ है? CO2 बाहर निकली है। तो ग्लूकोज के विघटन के पर पायरुवेट एसिड बना, उससे क्या निकली? ये रिलीज CO2। तो ये आपके पास में पायरुवेट एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण होना क्या है? लिंक रिएक्शन। अपने को बेनिफिट क्या हुआ है? ये हुआ है NADH2 के 2 अणु बने, जो कहाँ जाएंगे बाद में? ETS में। कहाँ जाते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन सिस्टम में जाएंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएंगे, और वहां पर जाके क्या देंगे? 6 ATP का निर्माण करते हैं। क्या देते हैं? 6 ATP का ये निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर एनर्जी कितनी बनी? 6 ATP का निर्माण हुआ, और ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है ये है एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण। ये ध्यान रखना कौन कौन से कंटेंट भाग लेते हैं, और कौन कौन सी आपके पास में एंजाइम भाग लेंगे, और साथ में क्या निर्माण होता है। तो ये कंप्लीट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण। इसको कर देंगे।